हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं यार अहमद फिर आज आपके साथ हूँ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इतिहास के बारे में। तो उसी वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने वैदिक काल के बारे में चर्चा किया था। तो वैदिक काल जो है उसी के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे कि उसमें कौन सा पॉइंट है। हमने बताया था अगली वीडियो में कि हम उसके पॉइंट को लिखेंगे कि उस समय के जो स्रोत रहे हैं वो क्या हैं, और उन स्रोतों के बारे में हमें थोड़ा कंठस्थ करना पड़ेगा, उसे नोट डाउन करना पड़ेगा और उसके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो वैदिक कालीन जो इतिहास के स्रोत थे उसमें सबसे पहले नाम आता है वेद का। तो वेद जो थे, जो वेद था वह वेद जो है कितने भागों में कैटेगराइज था? 4 भागों में, 1 2 3 4। तो यह वेद जो है हमें उस समय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो वेद जो होता था, तो ये वेद हैं हमारे 4 वेद, ये वेद हैं। और इनको जानने वाले जो ब्राह्मण हैं वह कौन से हैं, या जो है आपके पीसीएस 2017 एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके बारे में भी जानकारी रखना है। ये जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद हुआ, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता है, जो ऋषि होता है, जो इसकी जानकारी रखता है, जो इसका व्याख्यान करता है, उसे होत्र या हाता कहा जाता है। यह भी जानकारी साथ में रखना बहुत जरूरी है। अब दूसरा जो आता है वो यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं? उसके ब्राह्मण को अधर्यु कहते हैं, अर्थात उसके ऋषि को, उसके जानने वाले को, उसके व्याख्यान करने वाले को अधर्यु कहा जाता है। अब हम उसके आगे देखेंगे। तीसरा जो वेद हमारा जो है सामवेद। सामवेद जो है उसके ब्राह्मण को उद्रात्री कहा जाता है। और लास्ट में जो चौथा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद जो है वह जो है उसके बारे में जानकारी रखने वाला, उसके विषय में जानकारी रखने वाला, उसको हम गोपद ब्राह्मण कहते हैं, गोपद ब्राह्मण कहते हैं। तो ये जो 4 हैं, चारों के चारों वेद और इनके ब्राह्मण जो हैं, यह कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। आप चाहे इसे याद करें या लिखें, या आपकी जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं। जो ऋग्वेद, जो यहाँ जो अथर्ववेद है, जो इसके ब्राह्मण जो हैं गोपद ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद में होता क्या था दोस्तों? अथर्ववेद उस समय जो है कर्म कांडों, शादी ब्याह और इन्हीं सारी चीजों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। सामवेद जो है या गान पर जो है आधारित होता था। इसमें जो है जो श्लोक लिखे होते थे उन्हें गा कर जो है प्रस्तुत किया जाता था और उसके बारे में जानकारी देता है। अधर्युवेद या रोग निवारण के बारे में, उस समय के बारे में, रोग निवारण के बारे में जो होता था, कलाएं होती थी, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। अब दोस्तों हम देखेंगे इसके जो रचयिता थे, जो वेद के रचयिता थे, वह थे महर्षि द्वैपायन और महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जो हैं वो क्या थे? इस वेद के रचयिता थे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसमें जो है ऋचाएं जो हैं वह जो हैं 10,462 ऋचाएं हैं। तो दोस्तों सारी ऋचाएं जो हैं वह प्राप्त नहीं है, लेकिन जो कुछ है, जो इम्पोर्टेंट है, वह तो आपके इसमें जो है लिखी ही गई है। हम आगे देखते हैं। आगे देखते हुए हम चर्चा करते हैं कि जो मंडल 10 है उसमें जो तीसरा मंडल है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वह जो है हमारे ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र। और इसके जो है देवता कौन है? इसे जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य देवता के सावित्री को समर्पित है। यह भी याद करना बहुत जरूरी है। और आठवां मंडल जो है, तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र है, 8वें मंडल में जो है लिख की बात आई है। लिख क्या है? यह हस्तलिखित रचनाएं हैं। और यह जो है इसके बारे में पूछे तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि लिख जो है वो 8वें जो है मंडल में है, 8वें मंडल में है, और यह जो है हस्तलिखित रचना है। अब हम आगे बात करते हैं सोम देवता की। सोम देवता जो हैं उनकी चर्चा जो है 9वें मंडल में किया गया है।
अब आगे हम इसी वेद में हमें जानकारी जो है मिलती है वामना अवतार की। वामना अवतार क्या है? वामना अवतार वो थे जो विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन उनको वो जो है उनकी आकृति जो थी बौनी थी, इसलिए वामना अवतार कहा गया है। और यह जो है 3 कदमों में पृथ्वी, आकाश और पाताल को क्या करते हैं? नाप लेते हैं। तो उनकी चर्चा जो है, वामना अवतार की चर्चा जो है वह जो है वेद में ही मिलती है। और यह वेद जो है प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है। अब दूसरी बात, इस वेद के बाद जो वेद में हम देखेंगे, वेद में अब ये वेद जो है इतिहास, वेद जो है हमें बिहार के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वेदों में ही कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ही कीटक प्रदेश की चर्चा की गई है। कीटक प्रदेश, और इसमें रहने वाले को क्या कहा गया था? व्रत्या कहा गया था। हमने अपने आगे जो इसके पहले जो हमने वीडियो लिखा दिया है उसमें बताया भी है, उसमें चर्चा भी किया था। तो यह जो है इस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अब हम देखेंगे तो इसी जो है इसी परिपेक्ष में जब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, पुराण के बारे में चलेंगे। पुराण जो है जो जानकारी का जो दूसरा स्रोत होता है बिहार के इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी देता है दूसरा जो ये पुराण है, पुराण से भी हमें जानकारी मिलती है। पुराण जो है इनकी संख्या, पुराणों की संख्या तो 18 है, लेकिन जो मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, यह हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। या गया के बारे में, बिहार के गया के बारे में वायु पुराण में इसे पवित्र प्रदेश, वायु पुराण के बारे में गया को जो है गया के क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है और गया के बारे में चर्चा की गई है। अब आगे चलते हुए देखते हैं कि पुराण की रचना जो की गई है, तो आपसे पूछेगा वन लाइनर में कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है लोमहर्ष, ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा जी हैं। और जानकारी जो यह प्रदान करता है, पुराण जो हमें जानकारी प्रदान करता है, वह किसी और के बारे में नहीं, बिहार के ही क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन वंश जो है शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। और शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग का नाम हमने लिया था, पुष्यमित्र शुंग, और इनके जो है पुत्र अग्निमित्र के बारे में जानकारी हमें मिलती है इसी से, पुराण से। और जो है मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में, मौर्य वंश के जो है राजनीति के बारे में, उस समय की जो स्थिति थी उसके बारे में जानकारी हमें पुराण से मिलती है। तो पुराण से मिलती है दोस्तों उस समय के बारे में जानकारी। अब हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि पुराणों के बाद जो है, पुराणों के बाद कौन से ग्रंथ से हमें प्राचीन इतिहास या बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम जो है अभी जो तीसरी रचना जो आती है जो हमें जानकारी प्रदान करती है, वह रामायण है। अब दोस्तों रामायण से कैसे हमें जानकारी मिलती है? रामायण जो है, या जो है सबसे पहले रामायण के बारे में जान लें। रामायण के बारे में, इसकी रचना जो है, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना जो है किसने की थी दोस्तों? तो रामायण की रचना की जब बात आएगी तो वाल्मीकि द्वारा रचित जो है रामायण जो है, यह भी जानकारी हमें प्रदान करता है। अब जो है जानकारी यह किस क्षेत्र की देता है? जानकारी यह हमें देता है बिहार के बक्सर की। उस समय जो है बिहार के मलद और वात्या करके, मलद और करुण जो है, यह प्रदेश उस समय में जो आज बिहार का जो आज बक्सर है, यह जानकारी देता है। और यहीं पर बक्सर में जो है ताड़का का जो है वध हुआ था, ताड़का नामक राक्षसी का यहीं पे वध हुआ था। तो यह जो है जानकारी का स्रोत बनता है। अब आगे हम देखते हैं महाभारत आता है। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी।
वेद व्यास, वेद सबसे पहले हमें इसके रचना के बारे में जानकारी रखी। अब हम देखेंगे कि महाभारत की रचना जो वेद व्यास ने की थी, यह जो है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। महाभारत है, यह भी जानकारी रखना है, और यह किस तरीके से जानकारी रखता है, महाभारत से हमें किस तरीके से जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाभारत को बिहार में जो है, बिहार में एक चंपापुरी होता है, चंपापुरी। उस समय चंपापुरी जहां का राजा जो है कर्ण होता है, कर्ण, कुंती पुत्र जो है, कुंती पुत्र आपने सुना होगा, कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। और आज का जो है यह क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर। तो महाभारत भी कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास को संजोए हुए है, और यह हमें बिहार के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे महाभाष्य। महाभाष्य की रचना दोस्तों किसने की थी, यह जानकारी आप लोगों को होगी, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। महाभाष्य की रचना जो है पातंजलि, आपने सुना होगा पातंजलि। आजकल तो पातंजलि तो बहुत ही फेमस है, साबुन, पतंजलि का मंजन, पतंजलि का ब्रश, पतंजलि का हर चीज, एक खाने से पीने से वापरने से कोई भी सामान पतंजलि का था। तो पतंजलि जो है कहीं और से नहीं था, पतंजलि जो है महाभाष्य के जो रचयिता थे वह पतंजलि थे। और यह पतंजलि थे कौन, यह पुरोहित थे किसके, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के क्या थे पतंजलि जी, पुरोहित थे। और उन्होंने जो है महाभाष्य की रचना की है। आपसे एग्जाम में वन लाइनर पूछा जाएगा, या तो सारे जो है ग्रंथों को दे दिया जाता है, और मिलाने के लिए, मैच मिलाने के लिए कहा जाता है कि मिलाइए, एक तरफ रचनाएं दी रहेंगी और एक तरफ जो है उसके रचनाकार दिए रहेंगे। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह जानकारी करना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि पतंजलि की रचना जो है, महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, और किसके शासन काल में, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ जो है उस समय के शासन काल में, अब किस चीज के शासन काल में, उनके 36 वर्षों का शासन, 36 वर्षों के शासन काल में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करता है। और उनके यह जो महाभाष्य था यह उसी काल में लिखा गया था। और बिहार के इतिहास में पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग का शासन काल जो है वह बिहार के कई क्षेत्रों से रिलेटेड है। हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनके क्षेत्र के बारे में, उनके राज्य के बारे में, और उनके उस समय, उस कालीन जो है, जो भी हुई हैं उस घटनाएं, या जो भी चरमोत्कर्ष हुआ है, जो भी कार्य हुआ है, उसके बारे में हम जब पुष्यमित्र शुंग को पढ़ेंगे तो हम जानकारी लेंगे। अब जो आती है बात आती है दोस्तों, वह बात आती है थेरावली की। थेरावली जो है, थेरावली की रचना किसने की थी, मेरुतुंग ने, मेरुतुंग इसकी रचना जो है, रचना मेरुतुंग ने की थी। और यह कौन थे, जैन संत, या जैन संप्रदाय से, जैन संप्रदाय के गुरु थे, और इन्हीं ने ही रचना की है। अब हम देखते हैं, अब जो है अष्टाध्यायी आता है। अष्टाध्यायी से हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, अष्टाध्यायी भी बिहार के जो स्रोत हैं और प्राचीन इतिहास का जो हमारे स्रोत है, अष्टाध्यायी से भी हमें मिलता है। और इसके रचनाकार जो है कौन है, पाणिनि जी हैं, पाणिनि जी हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं। और उस समय में अर्थशास्त्र की रचना होती है। अर्थशास्त्र जो लिखा जाता है वह आचार्य कौटिल्य द्वारा लिखा जाता है। कौटिल्य,
आचार्य कौटिल्य द्वारा लिखा जाता है। यह अर्थशास्त्र है, लेकिन यह वास्तव में दोस्तों राजनैतिक ग्रंथ है। इस पे उस समय के मौर्यकालीन जो है मौर्यकालीन शासन के बारे में और उस समय की राजनीतिक चरमोत्कर्ष के बारे में हमें जानकारी अर्थशास्त्र आचार्य कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के बारे में से ही हमें प्रदान होती है। तो यह जो है एक तरीके का यह भी बिहार के इतिहास के बारे में और प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत है। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे नवीं रचना जो है वह जो मनुस्मृति दोस्तों जैसे देखेंगे हम सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे पहली बात तो यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है शुंग काल में हुई थी। शुंग काल दोस्तों देखेंगे तो बिहार में प्राचीन काल जो है बिहार का वह शुंग काल से ही चरमोत्कर्ष होता है। और शुंग काल में अनेक रचनाएं होती हैं जो बताती हैं। शुंग काल में ही हम देखेंगे, अभी हमने आगे पढ़ा था, शुंग काल में महाभाष्य की रचना होती है। और उसके बाद जो है इसी में जो है शुंग काल जो है मनुस्मृति की रचना भी शुंग काल में होती है। और यह जो है शुंगकालीन जानकारी, शुंगकालीन प्रशासन, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिकता का जो है ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकता की कहीं चर्चा नहीं की गई है। उस समय जो है धर्म के बारे में जो जानकारी के स्रोत होते हैं वह जो है मनुस्मृति में लिया गया है। मनुस्मृति हिंदू समुदाय या संप्रदाय से मानिए तो यह जो है उस समय के हिंदू समुदाय और संप्रदाय के रीति रिवाजों और उस समय के जो प्रशासन थे उसके बारे में जो है हमें उस समय में शुंग काल में लिखी गई मनुस्मृति जो है वो हमें जानकारी प्रदान करती है। तो दोस्तों हम देखते रहे हैं कि बिहार के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में जो स्रोत हमें मिले हैं, जो रचनाएं हमें मिले हैं, वह भी हमें जानकारी प्रदान करती हैं। तो हमें इन पुस्तकों के बारे में पूरी गहराई से जानकारी रखनी पड़ेगी। और यह एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो है इसके पुस्तक और लेखक, यह चीज जो लिखी हुई जो ग्रंथ हैं, ये जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, इन ग्रंथ के लेखक और ग्रंथ के बारे में हमें पूरा जो है सिस्टमेटिक तरीके से आप कैसे भी करके याद करेंगे और इसकी जानकारी रखेंगे और यह एग्जाम में पूछा जाना तय है। तो दोस्तों हमने जो भी आपके सामने जो वीडियो बनाया, जो हमने आपके सामने जो अभी आपसे रूबरू हुए, इसके लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जैसे जैसे लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे मैं दोस्तों वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा और आपके लिए इसी तरीके से जानकारी लेके आता रहूंगा और आगे वीडियो अपना जारी रखूंगा। और आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद।